हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम देखेंगे आज क्लास 12th का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के बारे में हम वन शॉट इसका एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें रिवीजन के तौर पर बेटा जो जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स में बेटा क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में हमको। ठीक है, क्लास 12th बोर्ड के हिसाब से या जेई मेंस या नीट के हिसाब से आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखें बेटा हमको क्या क्या टॉपिकों के बारे में स्टडी करनी है। तो रासायनिक बलगतिकी होती है, केमिकल काइनेटिक्स होता है बेटा, उस केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बेटा केमिकल काइनेटिक्स जो रासायनिक बलगतिकी होती है, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें हम रासायनिक एंड बलगतिकी, रासायनिक मीन्स बेटा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक मीन्स बेटा रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, पढ़ते आ रहे हो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो बेटा। केमिकल रिएक्शन मींस केमिकल चेंज होना, कोई भी सब्सटेंस लिया, कोई भी मैटर लिया, कोई भी कंपाउंड लिया, उसमें क्या हो रहे हैं बेटा, केमिकल चेंज हो रहे हैं। और केमिकल चेंज होंगे तो क्या बनाएगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, नया उत्पाद बनेगा। या हम कहें बेटा अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है बेटा, अभिकारक में क्या होंगे, अभिकारक में कुछ केमिकल चेंज होंगे जिससे क्या बनेगा बेटा, उत्पाद बनेगा। अभिकारक में कुछ केमिकल चेंज होंगे जिससे उत्पाद बनेगा। ये जो अभिकारक है बेटा, ये अभिकारक में क्या होंगे, जो ओल्ड बॉन्ड होंगे बेटा, पुराने बंध होंगे, पुराने आबंध होंगे, वो डिसोसिएट होंगे बेटा, टूटेंगे। ठीक है, और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, नए बंध बनेंगे, न्यू बॉन्ड की बेटा फॉर्मेशन होगी, नए बॉन्ड बनेंगे, जिससे क्या बन जाएगा बेटा, नया प्रोडक्ट बन जाएगा, नया उत्पाद बन जाएगा। इनमें केमिकल चेंज होते हैं, जो अभिकारक होते हैं उनमें केमिकल चेंज होंगे, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ये डिफरेंट टाइप की पड़ी होगी, डिफरेंट टाइप में मीन्स बेटा कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपने जो पढ़ी हैं अब तक वो पढ़ी होंगी, जैसे संयोजन अभिक्रिया होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं बेटा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया होती हैं, इनके बारे में स्टडी की होगी। यहां से कहें केमिकल रिएक्शन है बेटा, उसकी बल गतिकी का अध्ययन करना है। बल गतिकी मीन्स बेटा उसकी रेट का हमको यहां से स्टडी करनी है। बल गतिकी मीन्स बेटा वो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट की स्टडी करनी है। रेट क्या होती है बेटा, दर होती है या वेग होता है, उसकी स्टडी करनी है हमको। तो केमिकल काइनेटिक्स होती है, उसमें किसकी स्टडी करेंगे बेटा, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा, उन केमिकल रिएक्शन के रेट की स्टडी करेंगे। किसकी करेंगे बेटा, रेट की स्टडी करेंगे। और रेट की जब स्टडी करेंगे तो बेटा केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट टाइप की होंगी, कुछ इजी रिएक्शंस होती हैं, इजी रिएक्शंस होती हैं, कुछ बेटा हम कहें यहां से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। इजी मीन्स सिंपल रिएक्शंस होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, वन स्टेप में कंप्लीट होती हैं, उन्हें हम सिंपल रिएक्शन कहते हैं बेटा। बट जो टू और मोर स्टेप में कंप्लीट होती हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल देखेंगे अभी। तो उससे जो केमिकल रिएक्शन है बेटा उसके रेट की स्टडी करेंगे कि किस रेट से वो चल रही है। अब रेट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम। और जब कोई केमिकल रिएक्शन बेटा स्टार्ट होगी, उत्पाद बनेगा, पहले मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा बेटा। और प्रोडक्ट बनाएगा तो यहां पर उस केमिकल रिएक्शन की रेट को कुछ इफेक्ट करेंगे बेटा, कुछ फैक्टर अफेक्ट करेंगे,
और फैक्टर अफेक्ट करेंगे तो उस रेट को हम कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। बट रिएक्शन हमने कहा है बेटा कुछ सिंपल रिएक्शंस होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, मीन्स कुछ बेटा सरल अभिक्रिया होती हैं, कुछ जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। सरल अभिक्रियाएं जिनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं उनके हमको स्टडी करनी है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उसमें बेटा हम देखेंगे कि उसमें कौन सा स्लो स्टेप है, मंद पद है, वेग निर्धारक पद है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स बेटा जो केमिकल काइनेटिक्स होती है, इस केमिकल काइनेटिक्स में एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री which deals with study of rate of reaction, rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, rate of chemical reaction and factor affecting rate of reaction, rate of reaction and reaction mechanism, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है। वो क्या होती है बेटा, यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स होती है। क्या होती है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स होती है, उस केमिकल काइनेटिक्स होती है वो। अब देखें बेटा यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या है सर, ये क्या है, तो देखो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तथा अभिक्रिया क्रियाविधि, अभिक्रिया क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है बेटा, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या, एक फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की बेटा एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, देखो हम यहाँ पे आगे चलें तो बेटा ये डेफिनेशन लिख रखी है हमने रासायनिक बलगतिकी, क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, किसको बेटा, अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया क्रियाविधि, बेटा जो रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं बेटा, क्या कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है बेटा, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन आर स्टडीड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कोई भी हमारे पास बेटा केमिकल रिएक्शन है
उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट क्या है, सबसे पहले रेट देखने से पहले बेटा केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखेंगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है उसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और रेट जिनका कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, जिनका वेग कैलकुलेट कर सकते हैं, वेग मीन्स सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, दर में कितना परिवर्तन, हम कहें सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आ रहा है, उसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे उन रिएक्शंस की। ठीक है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा, जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप में एक आती है बेटा यहां से अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया, दूसरी बेटा मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, और थर्ड आती है बेटा मॉडरेट रेट रिएक्शन, मध्यम वेग अभिक्रिया, मध्यम वेग अभिक्रिया। तीव्र बेटा जिनका वेग ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, मंद जो बहुत समय में होती हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट बेटा मॉडरेट रेट रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो भी चेंज हो रहे हैं वो अपनी आंखों के सामने होते हैं बेटा, उनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रेट होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस चैप्टर में हम मॉडरेट रेट रिएक्शन, मध्यम वेग अभिक्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक को देखते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट है तीव्र अभिक्रिया बेटा। अति तीव्र अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया होती है बेटा, फास्ट रिएक्शंस होती हैं, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन है क्या बेटा, नेम से ही समझ में आ रहा है, जो तीव्र होती हैं, जिनका रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा। तो हम कह रहे हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से होती हैं और कुछ ही समय में पूर्ण हो जाती हैं बेटा। जो रिएक्शंस होती हैं कंप्लीट इन 10 टू दी पावर अप्रोक्स 10 टू दी पावर -12 सेकंड टू 10 टू दी पावर -15 सेकंड में। 10 टू दी पावर -12 सेकंड का मतलब बेटा 1/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/, इतने सेकंड में क्या हो जाती हैं बेटा, ये कंप्लीट हो जाती हैं, वेरी लेस टाइम टेकन होती हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहां से रैपिड रिएक्शन, या हम कह सकते हैं इसको फास्ट रिएक्शन बेटा। फास्ट रिएक्शन दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसेस रैपिडली, फास्टली या रैपिडली एंड आर कंप्लीटेड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम बेटा, वेरी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होती हैं, बहुत कम समय में कंप्लीट होती हैं। दैट इज दिस रिएक्शन टेक वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट, कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन होती हैं वो 10 टू दी पावर -12 सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। सर कोई एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल तुम इनका पढ़ते हो, पढ़ते कहां पर हैं, तो देखो बेटा आपने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल आता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सर ये तो आती हैं बट ये तो कई टाइप से होती हैं, बट यहां पर जो देखना है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखनी है हमको स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, वेरी फास्ट होती हैं बेटा। लाइक एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल वही है जो बेटा लिखते हो तुम, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा NaOH, क्या निकल जाता है बेटा, पानी निकल जाता है, पानी निकल जाता है, और पानी के साथ जो भी बनेगा यहां से वो क्या होगा, साल्ट होगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये जो रिएक्शन होती है बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस ऐसी हैं जो वेरी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं बेटा, वेरी फास्ट होती हैं, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, यहाँ पर वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है,
आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं बेटा, प्रिसिपिटेशन जो रिएक्शंस होती हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल है बेटा, यहां पर हमारे पास AgNO3 प्लस NaCl, इसकी रिएक्शन करा दी तो बेटा AgCl की जो प्रिसिपिटेट है पीपीटी है बेटा, इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस NaNO3, ठीक है। जो AgCl है सिल्वर क्लोराइड है, इसकी पीपीटी बन जाती है। तो जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं, प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया होती हैं, वो कैसी होती हैं? वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं बेटा। ये इतनी छोटे वेरी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होती हैं। कोई हमने स्ट्रॉन्ग एसिड था, उस स्ट्रॉन्ग एसिड के कंटेनर में क्या डाला बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला, डालते हमको पता भी नहीं चला, उससे पहले सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। टाइम कितना? 10⁻⁻12 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इनका हमें जो इस चैप्टर में हम स्टडी नहीं करते, अध्ययन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा इनका रेट कैलकुलेट, कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन सर। नेक्स्ट आती है बेटा अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो का मतलब बहुत समय में कंप्लीट होती हैं बेटा। वे केमिकल रिएक्शंस जो पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लेती हैं बेटा। दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक ए लॉट ऑफ टाइम। लॉट ऑफ टाइम मीन्स बेटा इनको कंप्लीट होने में डे भी लग जाते हैं बेटा, हावर्स डे, या फिर बेटा ईयर्स भी लग जाती हैं, ईयर्स भी लग जाती हैं कंप्लीट होने में। तो जब इनको डे या ईयर्स लग रही हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज कैलकुलेट नहीं किया जा सकता और कैलकुलेट चेंज नहीं कर सकते, तो इनकी स्टडी भी हम इस चैप्टर में नहीं करते। जैसे लाइक एग्जाम्पल आता है बेटा, यहां पर इसका एग्जाम्पल आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगने में बेटा बहुत सारा टाइम लगता है। हम कहें यहां से एग्जाम्पल आता है बेटा इसका H2 और O2 मिलकर के बेटा, H2 और O2 मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं बेटा, H2O बनाते हैं। इसमें इतना टाइम लगता है कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि कब बनेगा। जैसे बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास चांदी होती है, उसका रंग बदरंग हो जाता है, तो वो एग्जाम्पल भी किसका आता है? अति मंद अभिक्रिया का आता है, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शंस। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आती है बेटा मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शंस आती है मंद यहां से कहें मध्यम वेग की अभिक्रिया। मंद की जगह बेटा हम यहां से लिख सकते हैं मध्यम अभिक्रिया या मध्यम वेग अभिक्रिया, मध्यम वेग अभिक्रिया, मॉडरेट रेट रिएक्शन, मॉडरेट रेट रिएक्शन, मॉडरेट रेट रिएक्शन। बेटा मध्यम वेग अभिक्रिया, मध्यम वेग अभिक्रिया क्या होती हैं? जिनमें बेटा जो भी चेंजेज आ रहे हैं उनको हम देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? कुछ मिनटों या घंटों में संपन्न होती हैं। उनमें हमको बेटा दर्शनीय परिवर्तन दिखाई देता है, देखने योग्य दर्शनीय परिवर्तन दिखाई दे रहा है, हम देख सकते हैं बेटा। उनका बेटा रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वेग कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट किया जा सकता है। वो क्या होती हैं? मॉडरेट रेट रिएक्शंस होती हैं बेटा। एग्जाम्पल आता है इनका मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन बेटा आणविक अभिक्रियाएं, आणविक अभिक्रिया। एग्जाम्पल है लाइक यहां पर बेटा हमारे पास CH3COO C2H5, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया बेटा एसिडिक मीडियम में, यहां से बनाता है ये एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH,
ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है एक बेटा यहाँ से, तो ये रिएक्शन होती है मॉडरेट रेट रिएक्शंस। सोडियम एसीटेट है, सॉरी यहाँ से बेटा हमारे पास है एथिल एसीटेट है, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, क्या बन रहा है बेटा, एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन रहा है, एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन रहा है। ये रिएक्शन एक मॉडरेट रेट रिएक्शन होती है बेटा। यहीं पर देखें हम तो हमारे पास में 2NH3 है, वो टूट रहा है और टूट करके बना रहा है बेटा N2 प्लस 3H2। हमारे पास बेटा यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, ये जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस क्या होती हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शंस होती हैं, जिनमें चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है, प्रेशर में चेंज हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा, हमको देखना है यहां से रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखना है, ये वर्ड आ रहा है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसके बारे में देखना है क्या होता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। ये कोई केमिकल रिएक्शन है हमारे पास जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहा है बेटा, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। T इक्वल टू 0 सेकेंड है बेटा, T इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो रिएक्टेंट होगा वो कितना होगा, 100% होगा। लेट अस 10 मोल दे रखे हैं बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन में, हमको प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा सर। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई लेटेस्ट T इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये 8 मोल हो गया बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा सर। T इक्वल टू 4 सेकेंड पर देखा यहाँ पर तो हमारे पास बेटा इसके 6 मोल रह गए, तो ये कितने बनेंगे, यहाँ से 4 मोल बनेंगे। T इक्वल टू 6 सेकेंड पर देखा यहाँ पर बेटा 4 मोल हैं, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 6 मोल। T इक्वल टू 8 सेकेंड पर देखा 2 मोल हो रहे हैं, ये बन गया बेटा 8 मोल। ठीक है, लेटस माना है बेटा रिएक्शन कैसी भी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन। हम अभी मान रहे हैं कि ऐसी एक रिएक्शन है जो चल रही है। हमने कहा यहाँ पर बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो R1 है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, P1 है। ठीक है, हमने कहा 2 सेकंड बाद में बेटा ये हो गई यहाँ से R2, ये क्या हो गई P2। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखना है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखना है, कोई भी टाइम है उसमें। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। यहां से जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी या तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा सांद्रता में चेंज आएगा या फिर उसके दाब में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा, कोई गैसियस रिएक्शन है तो। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर में चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। तो किसमें चेंज हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है बेटा, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। बेटा यहां से देखना स्टार्ट करें, हमने एक कॉमन एक रिएक्शन ली है, इस केमिकल रिएक्शन में देखा तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बेटा यहां से यहां तक देखो टाइम के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट होता है बेटा,
जो अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है बेटा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है। तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या होगा, ये होगा बेटा यहां से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन ए टाइम। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पर एक साइन लगाएंगे हम। हमने कहा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, अपॉन समय में परिवर्तन या परिवर्तन में लगा समय, समय में परिवर्तन। अब देखो बेटा यहां पर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन किसकी बेटा, अभिकारक की। ये जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यहां से देखें तो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमने देखना स्टार्ट किया बेटा, यहां पर क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, हमने देखना स्टार्ट किया और क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है। बट ये जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होगा, ये बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है हमेशा, और धनात्मक होता है। बट यहां से हमने चेंज देखा 4 और 6 में, तो क्या आएगा बेटा, -2 आएगा। इसलिए यहां पर अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता में कमी, और कमी हो रही है तो यहां पर एक साइन लगाया जाता है बेटा, नेगेटिव का साइन लगाया जाता है, यहां पर एक नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बेटा कमी आ रही है, और कमी आ रही है तो यहां पर ऋणात्मक वैल्यू आएगी और ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यू आएगी। बट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होता है, और धनात्मक होता है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो ये सांद्रता में डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन में कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने कहा उत्पाद की सांद्रता इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो बेटा कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे सर, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या आएगा बेटा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। अभिकारक की जगह कौन आ जाएगा बेटा, यहां पर उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, सांद्रता में वृद्धि अपॉन वृद्धि में लगा समय, अपॉन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। अब यहां पर कोई साइन नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा तो रेट पॉजिटिव होगा, और रेट पॉजिटिव ही होता है, इसलिए कोई साइन यूज में नहीं लेंगे। धनात्मक लगाएं, पॉजिटिव साइन न लगाएं, बराबर होता है बेटा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन
क्या बेटा, जो अभिक्रिया का वेग है उसको कैसे लिख सकते हैं, तो बेटा हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होगा सर, अभिक्रिया की दर होगी वो किसके बराबर होगी, पॉजिटिव नेगेटिव बेटा डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता है, या बेटा ये किसके बराबर होगी सर, ये बराबर होगी डेल आर अपॉन डेल टी के, बेटा ये बराबर होगी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी के। ये पी और आर क्या है बेटा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी है, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, डेल आर क्या है, अभिकारक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन, डेल टी क्या है यहां से समय में परिवर्तन। तो हमने क्या पढ़ा है यहां से, रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और डेल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल सी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता में कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसको बेटा हम अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। अभिक्रिया का जो वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसको कई टाइप से पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट है यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत वेग या औसत दर। एक बेटा निश्चित समय अंतराल में इकाई समय में पदार्थों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बेटा, जैसा यहां पर लिखा है हमने वही आएगा। ये है यहां पर डेल, डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। यहां पर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है बेटा जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर इनिशियल R1 ये जीरो है बेटा, यहां पर हमने जीरो इनिशियल पर कोई यहां पर है हमारे पास P1, बाद में कितनी हो गई बेटा R2 और P2। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, वो आएगी बेटा यहां पर नेगेटिव साइन R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये टाइम है बेटा T1 सेकेंड, ये टाइम है यहां पर T2 सेकेंड। यहां पर लिखेंगे बेटा हम P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1 टाइम, ये पॉजिटिव साइन। तो यहां पर जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगी बेटा वो इक्वल होगी माइनस डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू पॉजिटिव में डेल पी अपॉन डेल टी। यूनिट टाइम में जितना चेंजेज आ रहा है वो क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा एक होता है यहां से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मींस बेटा किसी भी इंस्टेंट पर जो रेट में चेंज आता है, कोई केमिकल रिएक्शन है इंस्टेंट टाइम पर जो रेट में चेंज आता है। इंस्टेंट टाइम मींस बेटा एक छोटा सा ग्राफ बनाएं, ये रिएक्टेंट है हमारे पास, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाया। किसी भी इंस्टेंट पर देखें बेटा, किसी भी इंस्टेंट पर देखें हम यहाँ पर, तो उस इंस्टेंट पर जो चेंज आएगा बेटा यहाँ पर जो भी चेंज आएगा उस चेंज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उस चेंज को, ये नेगेटिव उसमें आ रहा है बेटा ब्लैक कलर में, तो इसी को हम यहाँ पर, ये कोई लाइन है तो किसी भी इंस्टेंट पर जो रेट में चेंज आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, यहाँ पर इस इंस्टेंट पर जो रेट में चेंज है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तात्क्षणिक वेग को रिप्रेजेंट करता है। जब क्या मान लें बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा बेटा लिमिट t टेंस टू जीरो, कि टाइम कितना ले रहे हैं हम, एक जीरो पर मान रहे हैं, जीरो पर मान रहे हैं बेटा, जीरो पर मान रहे हैं। कुछ इस टाइप से इसका क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं इस इंस्टेंट पर कि रेट में कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से इंस्टेंट पर।
ठीक है, वो क्या होगा, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लिमिट t टेंड्स टू 0, नेगेटिव साइन लगा देंगे बेटा यहां पर, क्या पॉजिटिव नेगेटिव C2 माइनस C1 अपोन में T2 माइनस T1। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव, लिमिट हटाएं बेटा तो DC कॉन्सेंट्रेशन में चेंज अपोन में dt, ये क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वन बेटा वेग समीकरण, रेट इक्वेशन देखनी है बेटा, इसके लिए हमको पढ़ना होता है रेट लॉ, रेट लॉ पढ़ना होता है बेटा। रेट लॉ क्या होता है सर, बेटा 11th में पढ़ा होगा तुमने, 11th में आता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। बेटा एक है यहां से रेट लॉ, ये रेट लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है एक तरह का, जो क्या कहता है बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन है बेटा, उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा बेटा, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर ऑफ बेटा यहां पर इनकी पावर ली जाती है उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, वो देखेंगे। रेट है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, जो अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, वो क्या होता है, रेट लॉ होता है बेटा। अब रेट लॉ में हम कहें यहां से कि वेग समीकरण क्या आएगी, रेट इक्वेशन क्या आएगी, तो हम इसको लिख देंगे बेटा, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को जिस समीकरण से हम डिनोट करते हैं, मीन्स द इक्वेशन विच एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, हमारे पास सर रेट ऑफ रिएक्शन है यहां से dc अपॉन dt, क्या है, dc अपॉन dt। रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, क्या आएगा बेटा, r, r की पावर लगा देते हैं, कुछ भी पावर होगी उनका सम करेंगे, अभी हमने r की पावर n लगा दी, तो ये होगी बेटा, ये क्या होगी यहां से, ये क्या होगी यहां से, ये होगी रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन होगी बेटा। रेट इक्वेशन में अभिकारक है बेटा, रिएक्टेंट है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, C की जगह R लिख सकते हैं, और R लिखेंगे तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे बेटा। रेट पॉजिटिव होता है, R क्या है यहां पर, रिएक्टेंट। मीन्स क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये कहना चाह रहा है बेटा, यहां पर एक इक्वेशन लिखी हमने छोटी सी, N1A प्लस N2B इक्वल टू N3C बन रहा है बेटा, N3C बन रहा है। इसका हमने रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लिखा पहले, सबसे पहले बेटा रेट लिखा हमने, इसका वेग लिखा, अभिक्रिया वेग, वे सीधे समानुपाती होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहां पर इनकी बेटा एक्सटेंट, यहां पर क्या लगा देंगे, इनकी पावर लगा देंगे x और y। लॉ ऑफ मास एक्शन में बेटा N1 N2 ही लगाते थे हम, बट ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है जिसमें बेटा, जिसमें हम कहें कि ये जो x एंड y हैं, x और y हैं बेटा, ये N1 एंड N2 के इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल और नॉट इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल होते हैं। इक्वल कब होंगे बेटा, जब कोई एक सिंपल रिएक्शन है, जब एक सिंपल रिएक्शन है बेटा, एक कोई वन स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो अब क्या होंगे, ये x एंड y N1 और N2 के इक्वल होंगे। बट बेटा अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यहां से रेट इक्वल टू आता है बेटा हमारे पास k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। ये क्या होती है बेटा, एक रेट इक्वेशन होती है। क्या होती है, ये रेट इक्वेशन होती है।
ये रेट इक्वेशन होती है बेटा। रेट को अगर हम इसमें लिख दें तो ये आएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। ठीक है, इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। अब देखो बेटा, ये हमारे पास रेट है कि रेट लॉ कहता है हमसे कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। बट यहां से हमें क्या करना है बेटा, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध बताना है। तो हम जो रेट निकालेंगे बेटा, जो रेट निकालेंगे, रेट क्या है बेटा, ये अभिकारक है, ये बेटा ए बी अभिकारक है, बी बी अभिकारक है, सी क्या है, यहां से उत्पाद बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट रेट क्या होती है बेटा, रेट हमने अभी देखी थी यहां पर कि ये रेट क्या होगी, अभिकारक की और उत्पाद की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इक्वल होती हैं तो बेटा हम लिख सकते हैं, यहां से देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं सर, यहां पर लिख सकते हैं बेटा कि जो रेट होगी वो रेट किसके इक्वल होगी, माइनस डी आर अपॉन डी टी के इक्वल होगी, प्लस में बेटा dp अपॉन dt के इक्वल होगी, जो हमने पीछे लिखा है, जो हमने पीछे लिखा, ये आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ेंगे अभी ये। ठीक है, अभी हम रेट लिखें, इसके लिए क्या लिखें, रेट लिखें बेटा। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहां पर, इसको हम थोड़ा सा इरेज करें यहां पर तो क्या आएगा, देखो इसको हमने इरेज कर दिया और रेट लिखा पहले कि जो कहना, रेट लो पढ़ेंगे अभी बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग में देखेंगे इसके बारे में। अभी हम लिखें इसके लिए तो रेट लिख रहे हैं बेटा कि जो रेट है वो क्या होगी बेटा, वो होगी माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी क्या है बेटा, ये n1 इसका स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, उनसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बेटा। जो भी स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे आएंगे उन्हें डिवाइड करेंगे, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा सर 1 अपॉन n1 बराबर माइनस 1 अपॉन n2 डी बी अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन n3 डी सी अपॉन डी टी। बेटा यहां पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट। तो क्या ध्यान रखना है बेटा, हमको ध्यान रखना है रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन। और क्या करेंगे बेटा, रेट में क्या करते हैं सर, रेट में जो स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, उनसे क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है यहां पर। अब बेटा यहां पर ए और बी का क्या हो रहा है बेटा, ए जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। बेटा ए है और बी है, जो रिएक्टेंट है उनका डिसअपीयरेंस होएगा, और ये सी है उसका क्या होगा बेटा, अपीयरेंस होगा। मींस ए और बी क्या होंगे बेटा, विलुप्त होंगे, सी क्या होगा यहां से बनेगा। ठीक है, सी क्या होगा, बनेगा। तो नई रेट लिख सकते हैं बेटा, नई रेट क्या लिख सकते हैं सर, नई रेट हम लिख सकते हैं यहां पर देखो, नई रेट हम लिख सकते हैं, रेट नहीं बेटा क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सर, हम लिखेंगे यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब डिसअपीयरेंस किसका बेटा, ध्यान से देखना, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, मींस ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर, होने की दर
दूसरी आ जाएगी बेटा यहीं पर बी के विलुप्त होने की दर। किसके बेटा? बी के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, होने की दर। ठीक है, ए के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर है, और ये थर्ड है बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी, मींस सी के बनने की दर, बनने की दर क्या होगी बेटा? ए विलुप्त हो रहा है तो क्या आएगी यहां से रेट? ध्यान से देखना है बेटा, डी ए अपॉन डी टी आएगी। बी का डिसअपियरेंस हो रहा है बेटा तो डी बी अपॉन डी टी आएगी। सी का अपियरेंस हो रहा है बेटा तो क्या लिखेंगे? डी सी अपॉन डी टी। यहां पर जो स्ट्राइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनसे डिवाइड नहीं करते बेटा, क्योंकि ये किसके बारे में पूछ रहा है? स्पेशली ए और बी के बारे में पूछ रहा है कि ए का कितना डिसअपियरेंस हो रहा है, बी का कितना डिसअपियरेंस हो रहा है, उसके बारे में बताना है हमको। तो डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ बी और डिसअपियरेंस ऑफ सी। सी बन रहा है बेटा, विलुप्त नहीं हो रहा, यहां से क्या हो रहा है? बन रहा है, तो उसकी जो रेट होगी वो डी सी अपॉन dt। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि अपीयरेंस दे रहा है या फिर रेट दे रहा है, तो उसी से क्या करना है हमको, उसके बारे में स्टडी करनी है। नेक्स्ट वन देखो बेटा, नेक्स्ट है when the concentration of reactant is taken as unit the rate of the reaction is called the rate constant। अभी क्या बताया बेटा हमने? ये कह रहा है किसी भी वह रासायनिक वह अभिक्रिया वेग जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई मान ली जाए, उस स्थिति में जो वेग होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? वेग स्थिरांक के इक्वल होगा। अभी क्या देखा था हमने? सर ये देखा था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या देखा था बेटा? ये देखा था रेट बराबर के इंटू आर। के क्या है बेटा यहां पर? सर ये होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है? रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक क्या होता है बेटा? वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये वेग स्थिरांक किसके बराबर होगा बेटा? सर ये बराबर होगा रेट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके इक्वल होगा बेटा? अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग अपॉन में सांद्रता। ठीक है, अगर सांद्रता क्या हो जाए बेटा? अगर हम कह रहे हैं यहां से कि सर सांद्रता क्या हो गई? यूनिट हो गई बेटा, इकाई हो गई, और इकाई हो गई तो जो के है वो किसके इक्वल आएगा बेटा? रेट के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? रेट के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू वेग नियम। वेग नियम के अनुसार ये इक्वल आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है हमको। अभिकारक अणुओं की सांद्रता या बेटा दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव किसका देखते हैं बेटा यहां से? तो इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट बेटा इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। बेटा इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। एंड इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट। ये कुछ इफेक्ट देखने हैं बेटा। ये किसको इफेक्ट करते हैं? कोई केमिकल रिएक्शन है बेटा, वो चल रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट को इफेक्ट करते हैं, वेग को इफेक्ट करते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, तो उसके कुछ कारक होते हैं। अब एक एक के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास
कि किसका इफेक्ट देख रहे हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा सर, अभी देखा है हमने, क्या देखा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो। क्या कहता है बेटा, जो रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों की बेटा जो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया दर है, वो सीधे समानुपाती होती है अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के सीधे समानुपाती होती है। मीन्स अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे बेटा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन क्या होगा, कोई भी बेटा कंटेनर है हमारे पास, उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच में जो कोलोजन है वो इंक्रीज होगी, और कोलोजन इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो बेटा यहां से जो रिएक्टेंट है, अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या है, यहां से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभिकारकों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बेटा, निश्चित ताप पर यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्कर कोलोजनों की कुल संख्या बढ़ जाती है। means increase in the concentration of reactant at a certain temperature increase the velocity of the reaction, because the concentration of reactive molecule increase the total number of collision between molecule increase। ठीक है, क्या हो जाती है बेटा, यहां से नंबर ऑफ जो इफेक्टिव कोलोजन, कोलोजन में भी बेटा यहां से जो इफेक्टिव कोलोजन है, इफेक्टिव कोलोजन है, इफेक्टिव कोलोजन वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। जो प्रभावी टक्करों की संख्या है बेटा, आगे देखेंगे मैकेनिज्म में, प्रभावी टक्करों की संख्या इफेक्टिव कोलोजन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यह हम देख सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर तुमने क्या किया बेटा, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई तो क्या बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये रेट लो पढ़ेंगे, अभी पहले इन फैक्टर अफेक्टिंग को देख लेते हैं बेटा एक साथ। ठीक है, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता पढ़ेंगे, और छद्म कोटि अभिक्रिया होती है वो पढ़ेंगे। बट अभी आप फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं। सेकंड वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बेटा ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है बेटा ताप का, कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, उस केमिकल रिएक्शन में बेटा टेम्परेचर इंक्रीज किया और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बेटा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, कोलोजन बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलोजन बढ़ेंगे, और इफेक्टिव कोलोजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा बेटा। क्या कह रहे हैं, increase the temperature of the reaction, increase the rate of reaction, because increase the temperature increase the number of effective collagen। बेटा क्या हो जाएगी, प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्यों होगी, कोई बेटा एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, कुछ इफेक्टिव होती हैं, कुछ इफेक्टिव कोलोजन नहीं होती बेटा, इफेक्टिव होती हैं वो प्रोडक्ट बना लेती हैं, और कुछ इफेक्टिव नहीं हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाती। बट हमने क्या किया यहाँ से बेटा, इसको टेम्परेचर, इसको क्या दी, हीट दी, हीट देंगे तो क्या करेंगे बेटा, मॉलिक्यूल इधर उधर क्या करेंगे, गति करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे तो उनके बीच क्या होगी, कोलोजन होगी, और कोलोजन होगी तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ये देखा गया बेटा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर
increase in temperature, increase in temperature at 10 डिग्री सेल्सियस, बेटा 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, देन रेट ऑफ रिएक्शन, देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इंक्रीज इन 2 to 3 टाइम, 3 टाइम्स। बेटा ये देखा गया, क्या देखा गया सर? ये देखा गया किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप क्या कर दें बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, परिवर्तित कर दें बेटा, बढ़ा दें, तो अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग, क्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये देखा गया बेटा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया बेटा, यहां से इंक्रीज कर रहे हैं हम 10 डिग्री सेल्सियस, और 10 डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज करते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है बेटा, 2 से 3 गुना, 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बेटा। ठीक है, अब इसे देखो, इसे क्या करते हैं हम, एक इक्वेशन होती है बेटा, उस इक्वेशन के द्वारा भी बता सकते हैं। ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। एक इक्वेशन होती है बेटा हमारे पास में, क्या इक्वेशन है, K इक्वल टू आरएनियस इक्वेशन होती है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक आरएनियस इक्वेशन होती है बेटा, आरएनियस समीकरण होती है, आरएनियस समीकरण है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को बता सकते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा इस पर। ठीक है, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम बता सकते हैं। कैसे सर? बेटा देखो, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है। अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें बेटा, देखो इसको अच्छे से समझते हैं। K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए क्या है बेटा यहां से सर, आरएनियस, आरहेनियस स्थिरांक है, कांस्टेंट है बेटा, आरहेनियस नियतांक है। ई ए क्या है यहां पर बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा यहां से कहें सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। आर जानते हो बेटा, आर क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। वैल्यू अलग अलग होती है, उसको देखेंगे बेटा। और टी क्या है यहाँ पर, ताप। के क्या है बेटा, नियतांक, अभिक्रिया नियतांक, अभिक्रिया नियतांक, अभिक्रिया नियतांक क्या है बेटा, रिएक्शन कांस्टेंट है। अब देखो, अगर इसका हम लॉग ले लें बेटा, ln लेते हैं, लॉग लेते हैं बेटा, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ln a ई ए अपॉन आर टी। कैसे आया बेटा, तो ये ln k है इक्वल टू ln a ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। बेटा लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग कर सकते हैं हम यहां से, ln ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, किसकी पावर बेटा, यहां से देखो इसको ध्यान से, ये क्या हमने लिखा यहां पर कि जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, ln ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस ln का बेस, लॉग का बेस क्या है बेटा, यहाँ पर e है और e है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, क्या बचेगा, ओनली ई ए अपॉन आर टी। ठीक है,
तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास। अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम देखें इन्हें तो एल एन के वन इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी बेटा। एल एन के टू इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, एक कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है बेटा। T इक्वल टू T1 टेम्परेचर पर K इक्वल टू क्या है K1, T इक्वल टू T2 टेम्परेचर पर क्या हो गया यहाँ से बेटा, कांस्टेंट है वो K2 हो गया, रेट कांस्टेंट क्या हो गया K2। इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं बेटा एल एन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, अगर हम इक्वेशन 1 करें बेटा तो क्या आएगा, एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस एल एन ए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा, ई ए अपॉन आर टी वन, एल एन ए से एल एन ए कैंसिल हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है बेटा हमसे कि नेगेटिव में है तो हम यहां से क्या कर देंगे, एल एन के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई ए अपॉन आर कॉमन ले लिया बेटा, क्या आएगा 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू, ई ए कॉमन ले लिया, ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। अगर इसी को हम बेटा लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। इसको आगे लिखें बेटा तो हमारे पास आएगा यहां पर लॉग के टू अपॉन के वन, लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू यहां से आ रहा है बेटा ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। अब देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से क्या देखना है, अगर बेटा हम T1 क्या है कम है T2 से, टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, टेम्परेचर ताप बढ़ाया, ताप ज्यादा किया, ताप ज्यादा करेंगे, T2 ज्यादा है बेटा, T2 अगर ज्यादा है तो क्या आएगा, इसको सोल्व करने पर बेटा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी मींस लॉग K2 की वैल्यू बेटा, ये K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा, मींस यहां पर क्या होगा बेटा K2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर T2 ज्यादा है तो K2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं बेटा यहां से कि कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज, क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट इसमें एक ग्राफ भी आता है बेटा, ग्राफ आपने देखा हो तो कुछ इस टाइप से ग्राफ आता है, एक ग्राफ आता है, किसके बीच में आता है सर, हम देखें तो ग्राफ आता है जिसे हम नाम देते हैं बेटा बोल्ट्जमान वक्र, अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के बीच में आता है बेटा, अणुओं का अंश और अणुओं की गतिज ऊर्जा के बीच में आता है बेटा, गतिज ऊर्जा के बीच में आता है, गतिज ऊर्जा के बीच में आता है। कैसा वक्र आता है बेटा, तो हमने कहा स्टार्ट हुआ और ये यहां पर खत्म हो गया, ये कब है बेटा, T टेम्परेचर पर, कब है, T तापमान पर, T1 पर मान ले हम, या T तापमान पर ये कोई रासायनिक अभिक्रिया की अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ है। अब देखा बेटा हमने इसका ताप बढ़ाया, ताप बढ़ा रहे हैं तो देखो ग्राफ, जैसे ही बेटा हमने ताप इंक्रीज किया अणुओं का, ये क्या था, यहां से देखो ये क्या था बेटा, तो ये था सर यहां पर गतिज ऊर्जा। जैसे ही ताप बढ़ाते हैं सर हम, ताप बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाता है बेटा। अभी अंश कितना था, तो यहां पर इतना था बेटा T टेम्परेचर पर,
लेकिन जैसे ही ताप इंक्रीज किया हमने, अणुओं का अंश क्या हो गया बेटा, यहां पर बढ़ गया। ये क्या है, सक्रिय अणुओं का अंश। सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ गया बेटा, सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ गया, और अंश बढ़ गया तो वेग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बेटा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा, एक वोल्ट्जमान वक्र है बेटा, वोल्ट्जमान वक्र। ठीक है, और डिटेल से एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, इसको देख लेना। अभी समझाने के लिए हम कहें तो बेटा यहां पर स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है बेटा, गतिज ऊर्जा बढ़ाई, सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ने लगा, लेकिन हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सक्रिय अणुओं का अंश क्या हो जाता है, अगर 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, तो वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। हम कहें बेटा यहां पर तो रेट कांस्टेंट में kT प्लस 10 अपॉन में kT होता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी ली जाती है, 2 ली जाती है, 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। रेट कांस्टेंट कहें या बेटा हम क्या कहें, रेट कहें। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट आता है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा, उत्प्रेरक कई बार बताया हमने, पिछली क्लास में भी बताया था। कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट क्या होते हैं, जो बिना कुछ चेंज हुए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें बिना चेंज हुए क्या कर देते हैं, उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं बेटा, रेट को इंक्रीज कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, कैटेलिस्ट। तो इंक्रीज करेंगे तो क्या, कैसे इंक्रीज करते हैं बेटा, ये जो कैटेलिस्ट होते हैं, कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसकी किसको इफेक्ट करते हैं बेटा, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको इफेक्ट करते हैं, एक्टिव अणुओं की संख्या बढ़ाते हैं बेटा। एक्टिव मॉलिक्यूल जब बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, और सक्रियण ऊर्जा का मान जैसे ही कम हुआ बेटा, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी उस ऊर्जा पर, और सक्रिय अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। The catalyst lower the value of activation energy of the reaction, due to which the number of active molecule increase, hence the velocity of reaction increase। ठीक है, क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज हो जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट। बेटा हमने देखा होगा, एक कोई हमारे पास वुड है, एक लकड़ी है बेटा, एक लकड़ी है, एक वुड है। अभी एक ऐसा टुकड़ा है हमारे पास वुड का, ठीक है, वुड का एक ऐसा टुकड़ा है, इसको हम जलाएं बेटा, लकड़ी है हमारे पास, इसको जला रहे हैं। ठीक है, जलाएंगे तो ये यहां से जलना, कहीं से भी जलाना स्टार्ट किए जलेगी बेटा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर इसको हमने तोड़ लिया, और तोड़ करके क्या बना लिया बेटा, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए इसके, और छोटे छोटे टुकड़े करके जलाना स्टार्ट किया तो ये टुकड़े जल्दी जलने लगते हैं। मीन्स अभी इसका सरफेस एरिया इतना था, हमने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो रिएक्टिव जो मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इंक्रीज हो गए तो क्या बढ़ जाएगी बेटा, यहां से रेट बढ़ जाएगी। द ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट बेटा, क्या प्रभाव होता है बेटा प्रकाश का। कुछ बेटा केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं बेटा, किसकी, लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। अगर प्रकाश नहीं मिला तो धीमी गति से होती हैं, लेकिन अगर प्रकाश मिल गया बेटा तो तीव्र गति से संपन्न हो जाती हैं। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बेटा, उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर किसका प्रभाव देखा जाता है बेटा, प्रकाश का प्रभाव देखा जाता है।
तो इफेक्ट ऑफ हम किसका देख रहे हैं, यहाँ से लाइट का प्रेजेंस देख रहे हैं कि कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही संपन्न होती हैं, तीव्र गति से हो जाती हैं बेटा। जैसे H2 + Cl2 2HCl बन रहा है, देख भी सकते हैं बेटा, H2 + Cl2 क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है। सनलाइट नहीं है तो धीरे धीरे होती है, बट अगर प्रकाश लगा दिया या हम कहें जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा, वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। क्योंकि सनलाइट क्या देगी बेटा, एनर्जी देगी, हीट देगी, ऊष्मा देगी, और ऊष्मा देगी तो क्या होगा, वो रिएक्टिव जो मॉलिक्यूल हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, मींस एनर्जी मिलते ही वो क्या करेंगे, कोलोजन करेंगे, और इफेक्टिव कोलोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अभिक्रिया की कोटि। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमने देखा था, यहां ध्यान से देखो, इसी से पता लग जाएगा बेटा, हमने देखा था रेट लॉ। बेटा रेट लॉ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रेट होती है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बेटा। एनी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास N1A + N2B = N3C, ठीक है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है बेटा। इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम देखें तो जो रेट होगी, जो बेटा दर होगी, जो अभिक्रिया वेग होगा, वो A⁴x B⁴y के इक्वल होगा। अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का बेटा जो वेग होगा वो सीधे समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता होगी, ठीक है। यहां पर हमने कहा था बेटा x और y क्या हैं, तो ये अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों का क्या है बेटा, पावर है। एक्सपोनेंट ऑफ एक्टिव, बेटा यहां से जो एक्टिव रिएक्टेंट हैं, एक्सपोनेंट ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स या एक्टिव रिएक्टेंट, बेटा एक्टिव रिएक्टेंट, ठीक है, उनके हम कहें यहां से तो क्या होते हैं, अभिकारकों सक्रिय अभिकारकों, रिएक्टिव सक्रिय अभिकारकों की सांद्रताओं की घात है, ये सांद्रताओं की घातांक, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट या हम कहें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, x और y। ये बेटा n1 और n2 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है। रीजन बताया था क्योंकि सिंपल रिएक्शंस होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। तो ये आ गया रेट x और y। बेटा यहां पर जो x + y कर दें, हम x + y कर दें तो एक नया आता है बेटा n। ये n ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस बेटा क्या है, ये अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि या दर होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है बेटा, अभिक्रिया की कोटि। यहां पर x क्या है बेटा, x क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए के रेस्पेक्ट में बेटा ऑर्डर होता है। y क्या है, ऑर्डर ऑफ b, ठीक है। b का जो यहां से कहें a की कोटि क्या है तो वो x है, b की कोटि क्या है वो y है। इनका सम कर दें, सम ऑफ बेटा एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, जो बेटा सक्रिय मॉलिक्यूल होते हैं, जो बेटा यहां से कहें जो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान होते हैं, उनकी घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण के घातों का योग,
ये क्या है बेटा, यहां से वेग समीकरण है। इस वेग समीकरण में जो अभिकारक की घातों का योग है वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। कई परिभाषा बताएंगे, देखना बेटा भैया। ये ए एक्स क्या है बेटा, तो ए के सापेक्ष कोटि, ए के सापेक्ष कोटि। ये y क्या है, तो बेटा ये b के सापेक्ष कोटि है, b के सापेक्ष कोटि है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रेस्पेक्टिव ऑफ b। बेटा जो रिएक्टेंट है b उसके सापेक्ष कोटि है। अब देखो हमने कहा बेटा ये N1A इससे बन रहा है N2B, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। हमने बेटा यहां से रेट लिखा तो सीधे समानुपाती आ गया बेटा x के, a की पावर x। यहां से और लिख दो बेटा, इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर N1A जैसा पीछे लिखा था, N2B इक्वल टू N3C, तो ये b की पावर y आ गया। ठीक है, रेट आया बेटा, वेग आया, दर आई, वो आ गया k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या लिखा था बेटा, n, जो क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है बेटा, अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। अब देखो ध्यान से, ए और बी क्या है बेटा, ए एंड बी क्या है, तो ये क्या है बेटा, ए एंड बी सक्रिय मास हैं बेटा, सक्रिय मींस एक्टिव मास हैं, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट हैं। क्या है बेटा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स बेटा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान हैं, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान हैं बेटा। बताओ अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान क्या हैं बेटा, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान क्या हैं बेटा, बताओ ए एंड बी, क्या है ए एंड बी, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट कह रहे हैं, अभिकारक कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास क्या होता है बेटा, जो अभिकारक, अभिकारक किस में बदल रहे हैं बेटा, उत्पाद में बदल रहे हैं, अभिकारक एक्टिव हैं जो उत्पाद में बदल रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, जो रखा हुआ उसकी नहीं बेटा। जो अभिकारक, जो रिएक्टेंट एक्टिव है, एक्टिव मीन्स रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल की क्या लेनी है हमको, कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा यहां पर क्या होती है, तो ये जो रेट इक्वेशन होती है ये क्या है बेटा, यहां पर सर ये रेट इक्वेशन है, ये क्या है बेटा, ये वेग समीकरण है बेटा। तो बताओ वेग समीकरण है, तो बताओ बेटा वेग समीकरण में x और y क्या हैं, अभिकारकों के एक्टिव मास हैं बेटा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या कहेंगे बेटा हम कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट या एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है सर, ये है सर यहां पर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान के घातों का योग है सर। घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। या हम कह सकते हैं बेटा वेग समीकरण में, वेग समीकरण में अभिकारकों की घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। वेग समीकरण में अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है सर। अभिक्रिया की कोटि क्या है बेटा, ये x और y इक्वल हो सकते हैं, कोई सरल अभिक्रिया है बेटा, कोई सरल अभिक्रिया है, डायरेक्टली लिख देंगे हम अभिकारकों के घातों का योग। बट बेटा कोई जटिल अभिक्रिया होती है,
कोई जटिल अभिक्रिया होती है तो जटिल अभिक्रिया में बेटा जो मंद पद होगा कौन सा होगा बेटा, मंद पद होगा, मंद पद होगा। मंद पद मीन्स बेटा जो स्लो स्टेप होता है, क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, मंद पद होता है। मंद पद कौन सा है बेटा बताओ सर, जो सरल हम कहें यहां से जो धीमी गति से हो रहा है, धीमी गति से होगा तो उसे क्या कहेंगे बेटा, उसका वेग कैलकुलेट कर सकेंगे हम, उसकी रेट कैलकुलेट कर सकेंगे, और रेट कैलकुलेट करेंगे बेटा तो वो कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कौन सा होगा, वेग निर्धारक पद होगा बेटा। कौन सा होगा, वेग निर्धारक पद होगा, वेग निर्धारक पद होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, नई परिभाषा नई डेफिनेशन बनती है बेटा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट के एक्टिव मासों के एक्सपोनेंट होते हैं, उनका सम क्या कहलाता है, यहां से अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। हम कह सकते हैं बेटा वेग निर्धारक पद में, वेग निर्धारक पद में अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, आया समझ में क्या है बेटा। हम क्या लिखेंगे, वेग समीकरण, तो उस वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग भी क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है बेटा। या हम कहें अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा सम होता है, सम होता है किसका, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के घातों का योग, वेग निर्धारक पद में अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के घातों का योग, वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो जो बेटा ये अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, ये कोटि बेटा, ये अभिक्रिया की जो कोटि है ये धनात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है बेटा, पॉजिटिव हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है बेटा, जीरो हो सकती है, और हम यहीं पर देखें तो बेटा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकती है। ठीक है, रियर कंडीशन में ग्रेटर देन 4 हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि होती है, धनात्मक हो सकती है बेटा, जीरो हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, धनात्मक, जीरो और भिन्नात्मक। किसी बेटा एक स्टेप में हम देखें, किसी एक पद में देखें तो वो ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें लिखा बेटा वेग समीकरण लिख दी, चलो एक बता देते हैं, एक दो एग्जाम्पल बता दो बेटा। हमें लिखा यहां से रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 बी की पावर 1, ए की पावर 2 बी की पावर 1। हमको बताना है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। क्या कर देंगे, 2 + 1, 2 + 1 क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3। कोई रिएक्शन है देखकर नहीं बता सकते बेटा, अगर रेट हमको इक्वेशन दिए, वेग समीकरण दिए तो हम डायरेक्टली देख करके उसकी ऑर्डर बता सकते हैं। लाइक एग्जांपल है बेटा हमारे पास रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर यहां से लिख दिया हमने 3/2। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, जो बेटा इसकी ऑर्डर होगी वो 1/2 + 3/2 क्या आ जाएगी, 4/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। बेटा हमसे पूछे कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है तो 1/2, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 3/2। यहां पर देखें बेटा ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, यहां से आती है मोलेकुलरिटी।
आणविकता या अणुकता कहते हैं, आणविकता या अणुकता कहते हैं बेटा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जितने अणु बेटा किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं बेटा, उसको भाग लेने वाले अणुओं की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, यहां से उस जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन की आणविकता कहलाएगी। बट बेटा ये जो आणविकता होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा, हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होगी बेटा, जीरो भी नहीं होगी, हमेशा धनात्मक होगी। और आणविकता की वैल्यू बेटा 3 से अधिक नहीं होती, 3 से अधिक नहीं होती। सर क्यों नहीं होती बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 3 से अधिक नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो बेटा 3 से अधिक अगर कोई अणु हैं और हम उनके बीच टक्कर करवा रहे हैं तो हमें इफेक्टिव टक्कर पता नहीं लगेगा बेटा, टक्कर करवाना संभव नहीं होगा एक साथ 4-5 अणुओं की। इसलिए हमको जो मैक्सिमम होती है आणविकता वो कितनी होती है, 3 होती है। ऑर्डर हो सकती है बेटा, बट जो यहां से आणविकता मोलिकुलरिटी होती है वो 3 से अधिक नहीं होती। रीजन क्योंकि 3 से अधिक अणुओं का टक्कर कराना, एक साथ टक्कर कराना असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट वन, आणविकता और कोटि में अंतर देख सकते हैं बेटा, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले ये अभिकारक परमाणु की संख्या पर निर्भर करती है, अभिकारक के अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। ये बेटा इफेक्टिव सक्रिय अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, सक्रिय अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, कि इफेक्टिव जो अणु मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं उन पर निर्भर करती है। यह संपूर्ण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण द्वारा निर्धारित होती है। ये किसके द्वारा बेटा, वेग समीकरण में, वेग समीकरण में अभिकारकों, सक्रिय अभिकारकों के घातों का योग होती है, अभिकारकों के घातों का योग होती है बेटा। ठीक है, ये हमेशा पूर्णांक है, ये बेटा धनात्मक, शून्य और भिन्नात्मक हो सकती है। सैद्धांतिक होती है बेटा, ये कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, प्रायोगिक होती है। ये एक्सपेरिमेंटल होती है बेटा, प्रायोगिक होती है। इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, इसका मान बेटा भिन्नात्मक हो सकता है, इसका मान अधिकतम 3 तक हो सकता है, बट इसका मान 3 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वन, आणविकता किस प्रकार का मान है, आणविकता किस प्रकार का मान है बेटा, अभी देखा है हमने, एक्सपेरिमेंटल है या थ्योरेटिकल, कैसा है बेटा, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। कैसी होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट वन, आणविकता का मान अधिकतम, अभी देखा है बेटा कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा टेम्परेचर करता है, कैटलिस्ट करता है, अभिक्रिया की सांद्रण करता है। कौन सा कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, तो कौन से आ जाएंगे बेटा, ये सभी करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सभी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। इंक्रीज ऑन इंक्रीज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, अभी देखा है आरेनियस इक्वेशन से, बोल्ट्जमान वक्र से देखा है, कर्व से देखा है, क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर एट 10 डिग्री सेल्सियस, देन रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन 2 और 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्या हो जाती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी सर इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, रेट बढ़ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। E की वैल्यू है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज, जिससे क्या होती है, नंबर ऑफ कोलोजन इंक्रीज होते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। वेग स्थिरांक से संबंधित बेटा रेट कांस्टेंट होता है, उसके कुछ संपूर्ण अभिक्रिया में के का मान कांस्टेंट, बेटा के एक कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट।
भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए के का मान भिन्न भिन्न होता है बेटा, के डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए, रिएक्शन है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। टेम्परेचर इंक्रीज देखा है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, के इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी, के टी इंक्रीज करेंगे तो के भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। के का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता बेटा, के की वैल्यू है जो रिएक्शन है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है, उस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, वो किस पर होता है बेटा, एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी यूनिट भी देख सकते हैं बेटा, यूनिट ऑफ के क्या आता है बेटा, के इंटू रिएक्टेंट की पावर एन, के निकाला हमने बेटा तो आएगा हमारे पास रेट अपॉन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मींस बेटा क्या होगा यहां पर सर, कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता होगी, वेग या रेट की इकाई क्या होती है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट क्या होता है बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मीन्स बेटा क्या लिखते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम, अपॉन में ये क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, एन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर क्या आ गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, लिख सकते हैं बेटा ऊपर क्या है कॉन्सेंट्रेशन, नीचे क्या है कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, तो हम लिख सकते हैं यहां से सांद्रता की पावर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, ये क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है मींस मोल इनटू मोल की पावर 1 माइनस एन, बेटा लीटर नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये क्या होती है, k की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट की क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलें बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास ताप गुणांक और आरएनएस का समीकरण, जो हमने पीछे देख लिया है बेटा कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर पर अभिक्रिया के दो वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है बेटा, के टी प्लस 10 अपॉन में के टी इक्वल टू क्या आता है 2। ठीक है, इनका जो रेशियो होता है, ये रेशियो क्या होता है बेटा, ताप गुणांक कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है बेटा। ठीक है, ताप गुणांक कहलाता है, के टी प्लस 10 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं उस पर रेट कांस्टेंट अपॉन में टी डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट, इसको हम कैपिटल टी भी लिख सकते हैं बेटा, क्या है टेम्परेचर है टी। टक्कर सिद्धांत बेटा, यहां से कोलोजन थ्योरी आती है, क्या आती है बेटा, कोलोजन थ्योरी आती है, कोलोजन थ्योरी, कोलोजन थ्योरी क्या कहती है बेटा कि रिएक्टेंट है अभिकारक अणु के बीच टक्कर होती है बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, कोलोजन करते हैं, कोलोजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, कोलोजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, कोलोजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ये क्या करते हैं बेटा, कोलोजन करते हैं। टक्कर प्रभावी और अप्रभावी दोनों हो सकती है बेटा, जो कोलोजन है इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव हो सकती है, कोलोजन इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव, इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव। टक्कर प्रभावी तब होती है जब अभिकारक प्रतिफल में बदला जाता है बेटा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर सेम डायरेक्शन में बेटा, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, कोलोजन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट, और उसके पश्चात क्या बना लेते हैं यहां से बेटा, वो बना लेते हैं यहां पर जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अभिकारक का प्रतिफल में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है बेटा। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसको किस में बदल रहा है बेटा,
उत्पाद में बदलना है, प्रोडक्ट में बदलना है, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाती है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में बदलने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है बेटा, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिव करना है, और एक्टिव करना है तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाती है बेटा, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी। एक छोटा सा ग्राफ बनाएं बेटा हम यहाँ पर कि ये कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई और रिएक्शन स्टार्ट हुई, यहां पर क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई। क्या हो गई, खत्म हो गई। तो देखो यहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये रिएक्टेंट है बेटा, यहां पर क्या है, रिएक्टेंट। यहां पर क्या बना बेटा, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती बना। इंटरमीडिएट बना, और यहां पर क्या बन गया बेटा, ये प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया। तो जितनी एनर्जी की ये रिक्वायरमेंट है बेटा, ये जो एनर्जी है यहां पर, ये क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी है बेटा यहां पर रिलीज हो रही है, वो डेल एच क्या होगा, यहां पर नेगेटिव होगा। तो ये टोटल जो एनर्जी चेंज है बेटा, टोटल जो एनर्जी चेंज होता है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं बेटा, हम किसमें बदल रहे हैं, कि कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, यहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी, या क्या कहलाती है बेटा, देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गई हमारे पास बेटा सक्रियण ऊर्जा, और टोटल जो एनर्जी होगी, टोटल का मतलब बेटा यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये दो एनर्जी होती है। नेक्स्ट, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है तो उसे शून्य, बेटा पहली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर n की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, मीन्स ऑर्डर की वैल्यू बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए अगर n की वैल्यू जो हमने लिखी थी वो अगर 0 है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं बेटा, इसके सम एग्जाम्पल्स आते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हम। तो इसके आते हैं जैसे 2HI है बेटा, 2HI है, वो क्या हो रहा है, H2 प्लस I2 बना रहा है बेटा, H2 और I2 बना रहा है, प्रेजेंस ऑफ बेटा AU, प्रेजेंस ऑफ AU। दिख यहाँ पर दो रिएक्टेंट रहे, बट बेटा इसकी जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है HI की पावर 0 के बेटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट अगर इसका एग्जाम्पल देखें बेटा, तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास H2 प्लस Cl2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, 2HCl बना रहे हैं बेटा, 2HCl बना रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बेटा, तो इसका आता है PH3, PH3 आता है बेटा, 2PH3 निकल की प्रेजेंस में, 2PH3 है, निकल की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, 2P प्लस में 3H2। तो ये सम एग्जांपल्स आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है बेटा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है जो रेट है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टेंट की पावर 0 के। किसके बेटा, रिएक्टेंट की पावर 0 के। ठीक है, रेट होता है उसको लिखते हैं बेटा हमें dr/dt, ये किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू आर की पावर 0, k इंटू आर की पावर 0। ये क्या होती है बेटा, तो ये होती है शून्य कोटि के लिए अवकलन, अवकलज समीकरण, अवकलज समीकरण। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करें बेटा, इसको अगर सोल्व करें हम
तो इसको लिख देंगे यहाँ पर बेटा माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी, के डी टी। बेटा आर की किसी की भी पावर 0 होती है, कितना होता है 1। इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें बेटा, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए, रेट कांस्टेंट इक्वेशन चाहिए हमको। आर है, कोई रिएक्शन है हमारे पास, कोई केमिकल रिएक्शन है बेटा जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नोट है, बाद में क्या आ गया बेटा आर हो गई, बाद में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई आर हो गई, टी पर आर टी मान सकते हैं कि आर टी हो गई, ठीक है। तो कहां से कहां तक चेंज आ रहा है बेटा, आर नोट से आर तक चेंज आ रहा है, टाइम 0 से टी तक चेंज हो रहा है। ये क्या था बेटा टी इक्वल टू 0, ये यहां पर क्या था बेटा, तो ये था सर यहां पर टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू टी सेकेंड पर, ठीक है, टी इक्वल टू टी सेकेंड पर। ये क्या है हमारे पास, कोई रिएक्टेंट बचा हुआ है टी सेकेंड पर आर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां से अगर इसको सॉल्व करें हम थोड़ा सा, तो क्या आएगा, ये आर आएगा बेटा माइनस में आर, कहां से आर नोट से आर तक, क्या हो गया के डी टी, क्या बनेगा बेटा के टी 0 से टी, के टी 0 से टी, क्या आ जाएगा यहां से बेटा, तो ये आ जाएगा सर माइनस में आर माइनस आर नोट इक्वल टू के टी, ठीक है। तो इसे क्या लिख देंगे आर नोट माइनस आर इक्वल टू के टी। बेटा यहां से जो निकल के आएगा के इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ध्यान से देखो बेटा, इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकाल रहे हैं हम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकाल रहे हैं, किसके लिए बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने निकालना स्टार्ट किया था, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकालना स्टार्ट किया बेटा, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, तो आर नोट से आर तक चेंज हो रहा है। तो एक क्या आ गई हमारे पास बेटा, समाकलित वेग नियतांक समीकरण आ गई, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन आ गई बेटा, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। हम यहां से क्या बना सकते हैं, इसके लिए ग्राफ भी बना सकते हैं बेटा। अगर देखें हम तो हमारे पास इक्वेशन है सर यहाँ पर आर नोट माइनस आर इक्वल टू के टी, इक्वेशन होती है बेटा हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ ऐसे लिख दो बेटा इसको, के टी इक्वल टू आर नोट माइनस आर, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, एम एक्स प्लस में सी बेटा किसके बीच में बना रहे हैं हम, टाइम और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में बना रहे हैं, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, एक नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, एम एक्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है नेगेटिव, तो एक नेगेटिव स्लोप आ जाएगा इसका। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम ग्राफ बनाएं बेटा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जो m की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहां से बेटा इसको पॉजिटिव करेंगे तो माइनस की आ जाएगी, ठीक है। आर नोट माइनस आर से अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसकी जो m है वो माइनस की आ जाएगी, ठीक है। कैसे सर, ऐसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, तो बेटा देखो यहां से हमने लिखा इसको R इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर नोट माइनस के टी, आर इक्वल टू आर नोट माइनस के टी। ये आर नोट क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है बेटा अंतः खंड है, ये आर नोट हो जाएगा यहाँ पर, जो इसकी यहाँ पर माइनस के है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आती है इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके लिए वेग स्थिरांक व्यंजक ज्ञात करना, जो हमने ज्ञात कर चुके हैं बेटा, क्या आया हमारे पास आर नोट माइनस आर अपॉन टी इक्वल टू के। एक सेकंड से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इसको, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, टी इक्वल टू 0 पर क्या था सर, ए था, टी इक्वल टू टी सेकेंड पर क्या हो गया, ए माइनस एक्स, और ये एक्स हो गया, a माइनस एक्स और x हो गया सर। तो हम वैल्यू रख सकते हैं बेटा, आर नोट क्या है a, ये क्या है बेटा a माइनस एक्स अपॉन में t इक्वल टू के, a से a कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा x अपॉन टी,
तो क्या आ गया k बराबर x अपॉन टी, x बराबर के टी, x बराबर के टी बेटा। तो ये भी आ सकती है कि क्या इक्वेशन आ सकती है, क्या किया हमने आर नोट माइनस आर अपॉन में टी, जो क्या निकल के आई थी हमारे पास एक इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन, समाकलित वेग नियतांक समीकरण। आगे बेटा इसके लिए हम हाफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ टाइम मींस बेटा एक ऐसा टाइम जिस पर जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है बेटा। अभिक्रिया का ठीक आधा होने में जितना समय लगता है बेटा, रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए। हाफ मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, टी इक्वल टू 0 पर क्या थी बेटा, आर नोट थी। हमने कहा एक ऐसा टाइम जिस पर क्या हो जाता है, जिसे टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आर नोट है, इसमें से कितना चला जाए बेटा, आर नोट अपॉन 2 चला जाए। कितना बचेगा सर, आर नोट अपॉन 2 बचेगा। तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, आर नोट अपॉन 2 है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, हमारे पास है k इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। आर नोट माइनस बेटा आर की वैल्यू कितनी है, आर नोट अपॉन 2 अपॉन में टी हाफ, टी हाफ, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा आर नोट अपॉन में 2t1/2, 2t1/2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, t1/2 करना है सर। तो क्या आ जाएगा, आर नोट अपॉन 2k। आर नोट अपॉन 2k से क्या समझ रहे हैं बेटा, आर नोट अपॉन 2k से सर ये समझ रहे हैं कि जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो बेटा, प्रथम कोटि अभिक्रिया। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम कहें अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के घातों का योग कितना होता है बेटा, 1 होता है। किसका मान 1 होता है सर, x प्लस वाई का मान क्या होता है, 1 होता है। सर n का मान क्या होता है, 1 होता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, 1 होती है। तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ से कि कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ध्यान से देखना है बेटा, t इक्वल टू 0 पर क्या है बेटा, यहां से r नोट है, ठीक है। t टाइम पर क्या हो गया बेटा, यहां से r हो गया सर, क्या हो गया, r हो गया। तो जो अभिक्रिया अकॉर्डिंग टू बेटा रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो, जो रेट होगी, जो दर होगी, वो सीधे समानुपाती होगी बेटा r की पावर 1 के। 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रण घातों का योग क्या है बेटा, 1 है। ये क्या होती है, प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि के लिए। और दर क्या होती है सर, तो ये होती है dr अपॉन dt, बराबर में क्या लिख देंगे बेटा, के आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, के आर लिख देंगे। क्या लिखा बेटा, के आर लिखा। ध्यान से देखो, हमको क्या निकालनी है, यहां से इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालनी है बेटा। तो ये क्या लिख दिया हमने, इसको क्या कर दिया यहां पर, डी आर इक्वल टू माइनस आर कहां आ गया बेटा, नीचे आ गया, और ये आ गया हमारे पास माइनस के डी टी। क्या आ गया, माइनस के डी टी। इसका क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेशन कर दिया, कहां से कहां तक बेटा, आर नोट से आर तक, आर नोट से आर तक। टाइम कितना चेंज हो रहा है, 0 से t चेंज हो रहा है, 0 से t चेंज हो रहा है बेटा। ध्यान से देखना है, इंटीग्रेशन करें, क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन आएगा ln, ln r, क्या आएगा, ln r आएगा सर। लिमिट है r नोट से r इक्वल टू माइनस के, ये क्या आ गया बेटा, t, टाइम है 0 से t तक, कितना है, 0 से t। ध्यान से देखो बेटा, लिमिट लगा दे, ln r माइनस में ln r नोट इक्वल टू माइनस के टी। क्या आ गया बेटा, माइनस के टी। इसको लिखा हमने ln r, देखो इसको माइनस को अगर इधर लेके आ जाएं तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर हम
आर नोट माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी। ये नेगेटिव साइन हटा दिया बेटा, तो हमारे पास आ रहा है एल एन आर नोट अपॉन आर इक्वल टू के टी। बेटा यहां से निकाले हम तो के की वैल्यू आ रही है 1/t एल एन आर नोट अपॉन आर। इसी में एल एन को बेटा लॉग में चेंज करें तो 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 आर नोट अपॉन आर, आर नोट अपॉन आर। ये क्या आ गया बेटा, इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ ऑर्डर के लिए समाकलित वेग नियतांक समीकरण, समाकलित वेग नियतांक समीकरण। ठीक है, ध्यान से देखो 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर। दूसरे तरीके से बेटा इसको हम लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास आई वेग नियतांक समीकरण सर 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नोट अपॉन आर आई। बेटा ये इक्वेशन है हमारे पास, हमने कहा t इक्वल टू 0 पर a है तो t सेकंड पर हो गया a माइनस एक्स। ये x बेटा वैल्यू रख दें हम तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। सर क्या आ जाएगी, 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये क्या होती है, इसके लिए समाकलित वेग नियतांक समीकरण होती है। क्या होती है बेटा, समाकलित वेग नियतांक समीकरण होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमने कहा ये अभिक्रिया है बेटा। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया के लिए बेटा क्या देखें हम, अर्ध आयु काल देखें, अर्ध आयु काल देखें बेटा, टी हाफ देखें तो टी हाफ क्या होगा, टी हाफ क्या होगा बेटा, टी हाफ होगा उसके लिए तो हम कह रहे हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन t1/2 लॉग आर नोट अपॉन, ध्यान से देखना बेटा क्या हो जाता है, आर नोट बाई 2 हो जाता है। टी हाफ पर क्या हो जाता है बेटा, टी हाफ पर हो जाता है यहां से आर के लिए देखें तो आर नोट माइनस आर नोट बाई 2 क्या आता है बेटा, आर नोट अपॉन 2 आता है। आर की वैल्यू, आर नोट से आर नोट कैंसिल, वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास t1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, लॉग 2 बेटा 2 कहाँ चला गया ऊपर, और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 अपॉन के, बेटा वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। ध्यान से देखो बेटा t1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी के भी नहीं होता, कांस्टेंट आता है बेटा 0.693 अपॉन के। तो ये जो टी हाफ होता है बेटा ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अभिकारकों की जो शून्य कोटि का बेटा जो वेग क्या होता है, अर्ध आयु काल होता है, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है बेटा। ठीक है, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया में a अपॉन a माइनस एक्स का मान 15 मिनट बाद 10 पाई गई तो अभिक्रिया के लिए दर नियतांक। ध्यान से देखो बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लिखा था हमने 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, वैल्यू दे रखी है बेटा 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है बेटा 15 मिनट है। यहां पर लॉग इसकी वैल्यू a अपॉन a माइनस की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2.303 अपॉन 15 इंटू 1। ये क्या आ जाएगी यहां पर, इसके लिए आंसर आएगा बेटा 2.303 अपॉन 15। किसी फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल इतना है तो अभिक्रिया के लिए बेटा रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या होता है बेटा टी हाफ, सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है
0.693 अपॉन के की वैल्यू दे रखी है, यहां से क्या दे रखा है बेटा, अर्ध आयु काल दे रखा है टी हाफ, तो इसके लिए के कैलकुलेट करना है। के इक्वल टू आ गया 0.693 अपॉन में टी हाफ, 0.693 अपॉन 693, वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/10⁻³ क्या आएगी बेटा, 10⁻³ किस में आएगी, सेकंड में दे रखा है, तो बेटा ये किस में आ जाएगा, यहां पर सेकंड इनवर्स। यूनिट देख सकते हैं पीछे, बताइए बेटा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90% पूर्ण होने में लगने वाला टाइम कैलकुलेट करना है बेटा। 90%, 50% होती है उसे टी हाफ कहते हैं, 90% कंप्लीट हो गई। कैसे करते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चनों को, देखो ध्यान से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट टी 0 पर कहा बेटा ये टोटल ए होता है, ए में से ए का मतलब हम 100% ले रहे हैं बेटा, इसे कितना ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। हमने कहा बेटा 90% कंप्लीट हो गई, a माइनस एक्स करते हैं बेटा, a माइनस एक्स का मतलब 100 माइनस, अगर 100 ले रहे हैं तो कितनी कंप्लीट हो गई बेटा, 90, कितनी बची हुई है, 10, कितनी बची हुई है बेटा, 10 बची हुई है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। क्या कर देंगे बेटा, इसके लिए जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू में वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो भी हमको मान दे रखा है उसको पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। 50% कैलकुलेट करवाए, 90% कैलकुलेट करवाए, 60% कैलकुलेट करवाए, कितना भी करवाए बेटा। तो क्या पूछ रहा है हमसे, समय, टाइम पूछ रहा है बेटा। k इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 मान लेंगे बेटा, 100 माइनस 10 कर देंगे, सॉरी कितना कर देंगे, 90 कर देंगे, क्योंकि 90% कंप्लीट हो रहा है। तो वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 2.03 अपॉन के लॉग 100 अपॉन में 10 किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू 1। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के आ जाएगी बेटा इसकी वैल्यू, जो भी दिया हुआ होगा k की वैल्यू, उसके बेस पर हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, इसके लिए इसका जो टाइम लग रहा है उस टाइम को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बेटा वन शॉट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक दो टॉपिक जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें हम सॉल्व करा देंगे, जो भी छोटे मोटे टॉपिक छूटे होंगे इसमें से उनको एक अलग से वीडियो, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की, बड़े क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें पूरे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर देंगे टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक छूटे होंगे उनको भी वहां पर क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें बेटा, जिससे बोर्ड परीक्षा के लिए, जेई परीक्षा के लिए अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू।